नमस्कार। मैं डॉक्टर चारू गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय। हम आज नाटक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नाटक का उद्भव संस्कृत नाटक से हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत नाटकों का बहुत विकास हुआ था। भारत के इतिहास में यह शांति का काल था। इस दौरान सैकड़ों नाटक लिखे गए थे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के बाद 10वीं और 11वीं शताब्दी में नाटकों को भुला दिया गया था। बाद में ग्रामीण अंचलों में नाटक को बढ़ावा मिला। 15वीं 19वीं शताब्दी के मध्य क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत से नाटकों का विकास हुआ था। भारतीय नाटकों का विकास ब्रिटिश शासन काल से हो चुका था। 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नाटक पूरे भारत में मंचित किया जाने लगा तथा मनोरंजन का सशक्त माध्यम बन गया था। आज के भारत में टेलीविज़न उद्योग और फिल्म उद्योग ने नाटकों को बहुत ही प्रभावित किया है। अब हम नाटक के विभिन्न विधियों की चर्चा करेंगे। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। उसे हम नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक या दृश्य काव्य नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। नाटक की गिनती काव्य में मानी जाती है। काव्य को भी दो प्रकार माने गए हैं, पहला श्रव्य और दूसरा दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है, लेकिन दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण दृश्य काव्य मात्र को नाटक कहते हैं। नाटकों का मंचन हमारे ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करता है। मंचों द्वारा नाटक की विषय वस्तु को जो कानों द्वारा हम सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, नाटक मानी जाती है। नाटक एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। नाटक के आचार्य भरत मुनि ने भी अभिनय शास्त्र में लिखा है कि नाटक का प्रयोग किसी ऐतिहासिक कल्पित कथा के आधार पर कलाकार अपने भावों को संगीत के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इस कारण वह दर्शकों को अनुभूति के साथ मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनको अवगत कराता रहता है। नाटक के मुख्य तत्व नट धातु से मानी गई है। धातु उपयोग अनुकरण के रूप में किया गया है। हिंदी भाषा में नाटक शब्द का प्रयोग नाटक तथा रूपक के लिए किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रंगमंचन पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित पद मिलीजुली रचना ही नाटक कहती है। नाटक की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित 4 प्रमुख बातें हैं। आपस के परिचय द्वारा अल्प विस्तार की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रगति, समुदाय निश्चित जाति की रक्षा की प्रवृत्ति। ये कुछ नाटक के रूप दिखाए गए हैं। मंचन नाटक मंचन है। चारों प्रवृत्तियों द्वारा मानव के हृदय सहज एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान। भारत में नाटक कला का प्रचार अत्यंत ही प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। समाज में नाट्य कला की प्रतिष्ठा प्राचीन समय से अधिक है। संस्कृत तथा साहित्य न केवल और जगह भी ये विद्यमान है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारत दिनतु हरिश्चंद्र से माना जाता है। त्रिवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ था। इसका छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं। कथा वस्तु।
कथा वस्तु का चयन जीवन किसी एक क्षेत्र से किया जाता है, उसमें स्पष्टता एवं कौतूहलता होती है। उसकी कथा में वर्णनात्मक तत्वों की अपेक्षा अभिनय तत्वों की प्रमुखता होनी चाहिए। एकांकी में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कथा वस्तु के प्रति शब्द प्राण के भांति बहुमूल्य होता है। उसमें प्रासंगिक कथाओं का अभाव, प्रस्तावन और भूमिका का अभाव रहता है। पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी पात्रों की संख्या कम होती है, उतना ही एकांकी भावपूर्ण होता है। पात्रों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता है, क्योंकि एकांकी पात्रों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को दर्शकों तक हम पहुंचाया सकते हैं, इसलिए कम पात्र होने चाहिए। एकांकी का मुख्य पात्र ही नाटक का आद्यपांत प्राणव्रत बनाए रखना होता है। एकांत गौण पात्रों का योजा एकांकी मूल भाव को उद्दीपित करने के लिए ही किया जाता है। गौण पात्रों के चयन में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक के चरित्र में कोई न कोई व्यक्तित्व विशेषता अवश्य होते हैं। एकांकी का चरित्र चित्रण विस्तार में चाहे अधिक ना हो, पर पत्थर पे खींची हुई लकीर की भांति गहरा और अमिट होता है। वह चित्र अपने आप में ही पूर्ण होता है। अभिनयशीलता। अभिनय के लिए एकांकी अधिक लंबा ना हो, उसके संवाद संक्षिप्त एवं भावपूर्ण हो, पात्रों की भीड़ ना हो और वस्तु तथा पात्र में क्रियाशीलता हो। आजकल प्रत्येक एकांकीकार अपने एकांकियों में रंगमंच निर्देश देता है, जिससे पात्रों का समझने में अधिक सहायता मिलती है और रंगमंच निर्देश व्यर्थ एवं अनावश्यक ना हो। भाषा शैली। एकांकी की सफलता उसकी अभिनेता पर निर्भर करती है, अतः उसकी भाषा शैली अभिनय के अनुरूप होनी चाहिए। एकांकी में परिस्थितियाँ, वातावरण एवं भाव के अनुरूप भाषा में गांभीर्य, चांचल्य, हास्य, व्यंग आदि का पुट होने से वह जीवन में बन उठता है। एकांकीकार की क्लिष्ट शब्दावली, जटिल वाक्य विन्यास और भाषागत अस्वाभाविकता होनी चाहिए। यथा प्रसंग, पात्र एवं परिस्थितियों के अनुरूप मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से एकांकी से रस भावपूर्ण एवं रोचक बन जाता है। उद्देश्य। प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। एकांकीकार को अपनी सीमित छोटे में ही उद्देश्य प्राप्त करनी होती है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक एकांकियों में अतीत की गौरवपूर्ण भाषा प्रस्तुत कर वर्तमान के लिए प्रेरणा दी जाती है, जो सामाजिक एकांकियों में जीवन और समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति ध्यान आकर्षण एवं समाज रचना के लिए संचेत कराना जाता है। नाटक के लिए कुछ भेद भी बताए गए हैं, आंगिक, वाचिक, आर्य, सात्विक इत्यादि। और नाटक के कुछ प्रकार है, जैसे कि है एकांकी नाटक, एकाभिनय एवं मूकाभिनय नाटक, नुक्कड़ नाटक एवं मंचीय नाटक आदि।